आपने जो सिलेंडर चूज करना है ना, उस सिलेंडर का जो पिस्टन होगा वो मूवेबल पिस्टन होता है, मतलब इसमें फिक्स पिस्टन हम यूज नहीं करते। इस सिलेंडर का जो पिस्टन होगा वो मूवेबल होगा। और बाकी जो सिलेंडर है उसकी वही कंडीशन है जो लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ी थी। जो सिलेंडर आप चूज करेंगे ना, तो उसका पिस्टन जो होगा वो मूवेबल होगा ना, मूवेबल भी होगा। और हम ये भी अज्यूम करेंगे उस सिलेंडर का पिस्टन जो वो फ्रिक्शन लेस भी है, तो जो वो मूव करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी में लॉस नहीं आएगा। फिर बाकी वो कल वाली बातें अगर आपने लेक्चर लिया था, इसका जो पिस्टन है वो मूवेबल भी होगा, फ्रिक्शनलेस भी होगा। फिर हम इसमें बात कर रहे थे इसका जो सिलेंडर होगा ना, उसकी वॉल्स जो होंगी वो तो इंसुलेटिंग होंगी। वॉल इंसुलेटिंग का मतलब होता है वहां से कोई हीट एंटर या लीव नहीं कर सकेंगी। अगेन इसकी जो बेस होगी ना, वो बेस आप लोगों ने कंडक्टिंग रखनी है। ये कल भी यही कंडीशन थी, बेस कंडक्टिंग थी, वॉल इंसुलेटिंग थी। लेकिन कल एक कंडीशन डिफरेंट थी, जो सिलेंडर था ना उसका पिस्टन कल फिक्स था। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि जो सिलेंडर है उसका पिस्टन फिक्स नहीं है, बल्कि उस सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन है। और उसका जो पिस्टन है कि वो मूवेबल है। दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मतलब उसमें एनर्जी वगैरह में कोई लॉस वगैरह ड्यूरिंग मूवमेंट नहीं आएगा। तो कहते हैं सपोज कर लें आपका एक सिलेंडर में बना रहा हूं, इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस इनक्लोज है, यानी मैंने सिलेंडर बनाया है, इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस इनक्लोज है। अब वो कहता है कि अगर इस गैस को हम हीट प्रोवाइड करें ना, यानी यही जो गैस है, अगर हम इस गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, उस हीट से इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना। यानी इस गैस को सपोज करें आप लोगों ने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की है। अगर हम इस गैस को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट लेकर इसके जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जब वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे तो दे पुश द पिस्टन इन दी अपर डायरेक्शन, तो वो जो पिस्टन होगा उसको अपर डायरेक्शन में पुश करेंगे, यानी इसके जो पार्टिकल होंगे वो यूं वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ये मैं उनकी वाइब्रेशन शो कर रहा हूँ। इसके जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो दे पुश द पिस्टन इन दी अपर डायरेक्शन, वो पिस्टन को अपर डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुश कर रहे होंगे। तो सपोज करने पहले इसका अगर वॉल्यूम V1 था, अब इसका वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो गया, V2 हो गया। पहले अगर इसका वॉल्यूम V1 था, अब इसका वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो गया। क्योंकि पहले अगर इस पिस्टन की यहाँ पर इनिशियल पोजीशन शो करें ना, तो पहले इस पिस्टन की ये वाली इनिशियल पोजीशन थी ना, अब इसका पिस्टन ये वाली इनिशियल पोजीशन थी ना, अब इसका पिस्टन मूव करके अपर चला गया। तो ये जो चीज आई है ना, चेंज आई है, सॉरी, ये चेंज इसके वॉल्यूम में आई है ना, यानी यहां से यहां तक पिस्टन चला गया, ये इसके वॉल्यूम में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। फिर डेल्टा V शोज चेंज इन वॉल्यूम, ये इसके वॉल्यूम में चेंज आ रही है। और अगर हम इसके वॉल्यूम में चेंज लिखना चाहें तो बड़ी आम सी बात है, पता है V2 इसका फाइनल टोटल वॉल्यूम है ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस कौन सा हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं कि डेल्टा V यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है, विच इज फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हीट की वजह से इसका जो पिस्टन है, उस पिस्टन पर अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है ना। जब हम लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड की है तो इस पर अपर डायरेक्शन में क्या अप्लाई हुई है, फोर्स F अप्लाई हुई है। जब फोर्स F अप्लाई हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि इस पिस्टन ने अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया है ना। इसने अपर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम डेल्टा Y से डिनोट कर देते हैं। और ये जो पिस्टन है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका पिस्टन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम A से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा V तो चेंज इन वॉल्यूम है ना, डेल्टा Y क्या है, जब आप लोगों ने इसको हीट दी है, इस पर अपर डायरेक्शन में पिस्टन पर फोर्स लगी है, पिस्टन अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब पिस्टन अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां से यहां तक जाते हुए उसने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल्टा Y के बराबर है। और हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये वाला प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है, यानी हम इस प्रोसेस को स्लो परफॉर्म करवा रहे हैं। स्लो प्रोसेस को क्यों परफॉर्म करवा रहे हैं,
सो दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही, जैसे जैसे हीट मिलती है ना उतनी गैस एक्सपैंड हो जाती है, जैसे जैसे हीट मिलती है साथ साथ गैस एक्सपैंड होती जा रही है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रेशर ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये चीज तो कंफर्म हुई है कि हीट मिलने से इसका जो पिस्टन है वो किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब भी वॉल्यूम चेंज होता है वर्क डन होता है। अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ना ये एक इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है, लेकिन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है ना, मतलब यूं शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूव दैट वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी ना, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये वैसे इस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है, कल मैं डायरेक्ट यूज कर रहा था, लेकिन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब मेरा पुत्र ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने डायग्राम बनानी है। आप लोगों ने कहना है सपोज करें एक सिलेंडर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, आप लोगों ने इसको हीट दी डेल्टा Q2, इसका फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V आई है क्योंकि V2 माइनस V1 थी। जब हम इसको हीट दे रहे हैं, इसके पार्टिकल ने पिस्टन को अपर डायरेक्शन में पुश किया है, इस पर फोर्स अगर अपर डायरेक्शन में F लगी है तो इसने अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कितना, डेल्टा वाई कवर किया है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा वर्डिंग नहीं भी लिखेंगे तब भी नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे, बस डायग्राम थोड़ी सही करके बना देना, ठीक है। मतलब वर्डिंग अगर आप कम भी लिखेंगे ना तो नंबर इसके मिल जाते हैं। सिर्फ आप ये लिखते हैं जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व एज शोन इन फिगर, खाली ये लिखते हैं हीट देने से ये चेंजेस होंगी, इस तरह डायग्राम में शो हो रहा है, फिर भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। डायग्राम बन गई इसके प्रूफ में और आपको चीजें समझ आ गया। मैं प्रूफ आगे शुरू करने लगा हूँ, बोर्ड में डायग्राम पहले बना लेनी, ठीक है। ठीक है जी, प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने, मेरा पुत्र पढ़ा हुआ है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फोर्स को डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। बुक में डिस्टेंस लिखा है, आप लोगों ने डिस्टेंस लिखना, आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिखना है। कि जो वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं मतलब चैप्टर नंबर 4 में, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बुक में डिस्टेंस लिखा हुआ है, आप डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा। अब अगर हम अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर उस पिस्टन पर, पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन पर फोर्स F लग रही है और पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसको डेल्टा वाई से शो कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा वाई से क्यों शो कर रहे हैं, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है ना, अपर डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को खिताब में उसने डेल्टा वाई लिखा है। कोई बच्चा डेल्टा एक्स भी लिख से तो लॉजिकली हरज तो कोई नहीं है, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट की जो मर्जी सिंबल यूज करे, लेकिन किताब में उसने डेल्टा वाई इसलिए यूज की हुई है कि अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई होता है, ठीक है। तो वर्क डन यहां से जो बनेगा, अब देखिए फोर्स की मेरा पुत्र डायरेक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या बनेगा, एफ डेल्टा वाई कॉज ऑफ 0 डिग्री आएगा। क्यों 0 डिग्री आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, और अब सबको इस चीज से वाकिफ है कि कॉज 0 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है, पता होगा। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूला में ये जो कॉज 0 डिग्री लिखा है ना, उस कॉज 0 डिग्री की जगह पर 1 लिख दिए, तो यही जो वर्क का आपका फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा वाई हो गया। ये जनाब वर्क डन बन गया एफ इंटू डेल्टा वाई। अगर आपको याद हो तो इस पिस्टन का एरिया मैंने ए लिखा है, इस पिस्टन पर फोर्स एफ लग रही है। अगर मैं यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूं तो प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स यहां से कैलकुलेट करें तो P इंटू ए हो जाएगी। इस पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है ऊपर डायरेक्शन में, क्योंकि प्रेशर का हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है, इस पिस्टन पर अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो P इंटू ए के बराबर है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लें, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो आपका जो वर्क डन बन जाएगा ना, वो P A इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा।
वर्क डन जो बन जाएगा पी ए इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। अच्छा ये चीज होगी। अब अगर हम ए इंटू डेल्टा वाई पे थोड़ा गौर करें ना, ए इंटू डेल्टा वाई पे ये जरा चीज नोट करें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है, ए के। एरिया ए है, पूरा एरिया है, ये लेंथ ना समझे, एरिया ए है, लेंथ इसकी डेल्टा वाई है। इस ए को, एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा इस रीजन का मेरे पास वॉल्यूम नहीं निकल आएगा। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब इस डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैंने शेड जोन किया इसका वॉल्यूम नहीं निकल आएगा, डेल्टा वी आ जाएगा ना। असल में ये जो ए इंटू डेल्टा वाई लिखा हुआ है ना, ए इंटू डेल्टा वाई लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम में चेंज आ रही है। असल में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है वो इसीलिए साथ में डेल्टा वी भी लिखा हुआ है। ए लेंथ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा वाई लेंथ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने रीजन शेड की है इसका वॉल्यूम निकल आएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में जहां पर ए डेल्टा वाई लिखा हुआ है उसको हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। यहां से जो वर्क डन बनेगा वो पी ए डेल्टा वाई की जगह पर डेल्टा वी हो जाएगा। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये हम कल से फार्मूला लिख भी रहे थे। अब उसने बुक में वैल्यूज पुट की है, चाहे तो कर सकते हैं। डेल्टा वी हमें पता है किसके बराबर होता है, V2 माइनस V1 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमें ये समझ आ गया कि जो वर्क डन हो रहा है वो हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ये फार्मूला हम हर टॉपिक में घुसेड़ लेते हैं, लेकिन वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये वर्क डन का फार्मूला तब अप्लाई हमें करना चाहिए जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि हमारी बुक में इसकी जो डेरिवेशन हुई है, ये जो डेरिवेशन हुई है ये तब हुई है जब प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए फार्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो मतलब हम यूज कर लेते हैं इसको डिफरेंट सिचुएशन में, लेकिन प्रॉपर इस फार्मूले का एग्जैक्ट यूज कहां पर करना चाहिए, आइसोबैरिक प्रोसेस में करना चाहिए। आइसोबैरिक प्रोसेस में जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बहुत आसान बात है ये। अब वो कहता है कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखें, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि जो वर्क डन बनता है, वर्क डन जो होगा इक्वल टू होगा, कल याद होगा कल पढ़ाया था, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। वर्क डन डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। इसमें अब आप डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें। हम लोगों ने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला किस प्रोसेस के लिख रहे हैं, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस ना, कि अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में कैसी चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस हम देखना चाह रहे हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू ये चीज होगी, क्या लिख रहा हूँ, गलत लिख दी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा ना। इसमें अब डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें ताकि ये वाला प्रोसेस किसके लिए बन जाए, आइसोबैरिक के लिए। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही लिखा हुआ है, बट दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जब वर्क डन की जगह पर हम पी डेल्टा वी लिखते हैं तो ये आपके पास जो बन जाता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए बन जाता है। और हमें ये बात समझ आ रही है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जब हम इसको लिखेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद उसने आइसोबार की बात की हुई है। आइसोबार क्या होता है, अब वो कहता है कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये वाला एक्सेस आप प्रेशर का लेते हैं, ये वाला एक्सेस आप वॉल्यूम का लेते हैं, तो इसका ग्राफ यूं स्ट्रेट लाइन बनेगा, यूं इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। ये इसके इनिशियल पॉइंट, ये इसके फाइनल पॉइंट होंगे। इसका शुरू में अगर अपने प्रेशर P1 है गैस का, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 कर लें, फाइनली क्या होगा, प्रेशर तो P1 ही रहेगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस है ना। दिस लाइन इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस। वॉल्यूम एक्सेस में वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। ये अक्सर बच्चे मिक्स करते हैं, वो समझते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस होगी ना तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस का मतलब है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर यहां पर चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम एक्सेस के पैरेलल तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा।
तो वॉल्यूम V से चेंज होकर V2, टेम्परेचर T से चेंज होकर T2 हो जाएगा। इधर देखें ना 356 पेज पे जो आखिरी दो लाइनें लिखी हुई है ना आइसोबैरिक प्रोसेस, किसमें लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ये किस प्रोसेस का ग्राफ है? आइसोबैरिक प्रोसेस का, क्योंकि इसमें प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो लिखा था ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबार। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार कहते हैं। हालांकि जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ की जो लाइन होती है ना, उस लाइन को हम आइसोबार कहते हैं। बुक में वो ग्राफ को आइसोबार बोल रहा है, तो ये भी बात ठीक है, गलत ये भी नहीं है। अच्छा ठीक है, विच इज द स्ट्रेट लाइन। आइसोबैरिक प्रोसेस के ग्राफ की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। तो अगर आपको बातें कल वाली याद है तो कल मैंने आपको पढ़ाया था एक आइसोकोर पढ़ाया था। आइसोकोर थी आइसोकोरिक प्रोसेस की लाइन, और आइसोकोरिक प्रोसेस की जो लाइन होती है वो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस थी, और आइसोबैरिक प्रोसेस की जो लाइन है वो पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है। अगर आपको आइसोबैरिक प्रोसेस याद है तो आइसोबैरिक प्रोसेस में पिस्टन फिक्स था, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस में कल जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें पिस्टन फिक्स था, जिसकी वजह से उस प्रोसेस में वर्क डन 0 हो रहा था। आइसोबैरिक प्रोसेस में पिस्टन फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल पिस्टन है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम इस प्रोसेस को ऐसे परफॉर्म करवाएंगे, और हम इसको स्लो परफॉर्म करवाते हैं सो दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की जो लाइन बनती है वो पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस आती है। इसमें वर्क डन 0 नहीं होता, बल्कि इसमें वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है, और इस प्रोसेस में प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे आप हेडिंग दे लें। 356 पेज निकालें ना, पेज नंबर 356। ये टॉपिक्स बड़े आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को थ्योरी ना पढ़ने की आदत होती है ना, उनके लिए मुश्किल उनको लगते हैं। अदरवाइज बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, मतलब अगर कोई बच्चा कंसेप्चुअली बैलेंस है उसको मसले नहीं बनते इन टॉपिक्स में। फिजिक्स तो यही है ना कि आप इसकी थ्योरी पढ़ें, आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ समझ आए। ये तो कोई नहीं कि रियाजी का फार्मूला है, दो आगे पीछे इक्वेशन की, इसको वैल्यू इसमें पुट की, इसकी इधर पुट की, बच्चा घर में चीता बन के फिर रहा है कि मुझे फिजिक्स आती है। उसे रियाजी आती है, उसे फिजिक्स नहीं आती, जो फार्मूले प्रूफ कर लेता है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस की सब हेडिंग आप डेफिनेशन दे लें। आइसोथर्मल प्रोसेस की सब हेडिंग आप डेफिनेशन दे लें। इसके नीचे आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन हेडिंग देनी, एक्सप्लेनेशन हेडिंग देनी। इसकी पहली लाइन को ना ये नीचे वाला लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा हुआ है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम बट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस। ये बड़ा फेमस एमसीक्यू है हमारे बोर्ड का ना, जब बारी आएगी इस बात की आपको समझा दूंगा। एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने हेडिंग दे के काम चलाया हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहां पर आप हेडिंग दे लें मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, बस ठीक है। नीचे आ जाए एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर आप डेफिनेशन हेडिंग दे दें। एडियाबैटिक प्रोसेस जहां से शुरू हो रहा है वहां पर डेफिनेशन हेडिंग आ जाएगी। जहाँ लिखे ना फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q इक्वल टू 0 ना, इसके ऊपर आप हेडिंग दे लें नेसेसरी कंडीशंस। जहाँ लिखे ना फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां पर आप हेडिंग दे लें नेसेसरी कंडीशंस। तो वहां पर आपकी हेडिंग आ जाएगी नेसेसरी कंडीशंस। इसके बाद आखिरी जो लाइन है इस पेज की, जहाँ लिखा है द फ्लो फीड रिक्वायर्स, जहाँ लिखा है द फ्लो फीड रिक्वायर्स, वहां पर आप हेडिंग दे लें एक्सप्लेनेशन। द फ्लो फीड रिक्वायर्स के ऊपर आप हेडिंग दे लें एक्सप्लेनेशन। जहां पर अगले पेज पे एंड पे लिखा है ये वाली लाइन, देयर फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, जहाँ लिखा है देयर फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, वहां पर आप हेडिंग दे लें कैलकुलेशंस। वहां पर आपकी हेडिंग आ जाएगी कैलकुलेशंस। इसकी जो आखिरी लाइन है जहां लिखा है द कर्व इन फिगर, इसके एंड पे देखिए लफ्ज एडियाबैट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हेडिंग एडियाबैट दे देना। यानी कि द कर्व शोन इन फिगर, इसके ऊपर आपकी हेडिंग ये वाला लफ्ज आ जाएगी ना एडियाबैट। यहां पर आप लोगों ने हेडिंग क्या दे देनी एडियाबैट। इसी तरह ये हेडिंग इधर भी चेंज कर लीजिएगा ना,
इसने इस ग्राफ की लाइन पता नहीं अब किस जगह लिखी हुई है, इसने दरम्यान में लिखी हुई है, चले इसको वैसे लिख लीजिएगा। इसमें ना आइसोथर्म लफ्ज को अंडरलाइन कर लें, वैसे ये वाली जो लाइन है आइसोथर्म, इसको फिर आप हेडिंग खुद बना दीजिएगा आइसोथर्म। यहाँ पर हेडिंग बन जाए कर विच इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। इसने मिक्स कर दी इसको, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद रहे कि आइसोथर्म के बारे में आपने लाजमी लिखना है, आइसोथर्म के बारे में। ठीक है जी। वैसे जो चारों प्रोसेस हैं, इनमें से आखिरी दो प्रोसेस जो हैं ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आने के या इनके एमसीक्यू वगैरह आने के, शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पहले वाले दो प्रोसेस हैं। तो ये आप लोगों ने थोड़े ध्यान से सुन लें। तो तीसरी एप्लीकेशन कह लें, जो तीसरा प्रोसेस कह लें, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। कि अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें। थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर होता है, यहाँ पर थर्मल का मतलब हम टेम्परेचर के सेंस में ले रहे हैं, आइसो का मतलब होता है सेम। तो हम ये बोलेंगे कि बेसिकली ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक से समझ आ रहा है ना, जिस प्रोसेस में भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की बात हो वो आइसोथर्मल, सॉरी थर्मोडायनेमिक ही हो जाता है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है द प्रोसेस या द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी चीजें चेंज हो रही होंगी, बट ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए सिलेंडर में जो गैस लेनी है ना, वो आइडियल गैस लेंगे। हम जो अज्यूम करेंगे गैस, वो गैस आप लोगों ने कौन सी लेनी, आइडियल गैस लेनी है। और आइडियल गैस जो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड। अच्छा, फ्रिक्शनलेस ना लिखे, चले मूवेबल पिस्टन होगा इसका। फ्रिक्शनलेस तो होता ही होता है, अंडरस्टूड सी बात है, लिख लें तो अच्छी बात है। पिस्टन इसका मूवेबल होगा। दूसरा, इसकी वॉल्स जो होंगी ना, वही पुरानी बात, इंसुलेटिंग होंगी। वॉल इसकी इंसुलेटिंग है। और बेस वही पुरानी घिसी की बात है, इसकी बेस कंडक्टिंग बेस होगी, इसकी बेस कंडक्टिंग बेस होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद उसने एक लफ्ज यूज किया हुआ है हीट रिजर्वायर ना, हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर सादा लफ्जों में तो हीट का सोर्स होता है ना, रिजर्वायर सोर्स को कहते हैं ना, बड़ा जो सोर्स होता है ना, जो काफी बड़ा सोर्स होता है, उसके लिए रिजर्वायर यूज करते हैं। हीट रिजर्वायर क्या होता है, अब जरा देखें ना 356 पेज की आखिरी लाइन देखें, 356 पेज की सेकंड लास्ट लाइन देखें, वहां पर लिखा हुआ है ए रिजर्वायर इज अ बॉडी। ये रिजर्वायर की डेफिनेशन उसने लिखी है ना, रिजर्वायर की डेफिनेशन लिखी है। तो आप चाहें तो रिजर्वायर को अंडरलाइन कर सकते हैं। रिजर्वायर एक ऐसा बॉडी होता है ऑफ लार्ज हीट कैपेसिटी दैट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। कि एक ऐसा बॉडी होता है हीट रिजर्वायर जो क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर ऑफ किस चीज को, गैस को। मतलब ये गैस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी बहुत बड़ा बॉडी होता है, लार्ज बॉडी होता है जो गैस के टेम्परेचर को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। मैं अक्सर कहता होता हूँ, आप लोगों ने अपने रूम में जो हीटर लगाया होता है ना, आपने जो अपने रूम में हीटर लगाया होता है, अगर वो जो हीटर है, एक सेकेंड,
जो हीटर लगाया होता है ना, हीटर भी तो रिजर्वायर है ना। अगर हीटर को गैस प्रॉपर पीछे से आ रही है, गैस की कोई लोड शेडिंग वगैरह नहीं है, तो आपका जो हीटर होता है वो तो कांस्टेंट हीट दे रहा होता है। तो हीटर इज आल्सो हीट रिजर्वायर। हीटर भी तो हीट रिजर्वायर होता है, वो भी तो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो कांस्टेंट हीट दे रहा होता है। खैर हमें समझ आ गई, इतनी बड़ी बात नहीं। चलिए हीट रिजर्वायर पे रखते हैं। हीट रिजर्वायर वैसे दो तरह के होते हैं, एक हॉट रिजर्वायर होता है, उसको HTR बोलते हैं। एक मिनट, ये इमरान खान सब मैसेज कर रहे हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हीट रिजर्वायर होते हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं वैसे। एक इसकी टाइप होती है HTR, एक इसकी टाइप होती है HTR का मतलब होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। एक इसकी टाइप होती है LTR, LTR का मतलब होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। एक HTR होता है, एक LTR होता है। इसकी डिटेल आगे चल के आएगी, मैंने वैसे लफ्ज बोल दी ताकि आपको याद रहे। HTR मीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। LTR क्या होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ये लो टेम्परेचर है। मैं आपको कहानी समझाता हूँ। असल में इसने बुक में ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसकी थ्योरी को ना, जिसकी वजह से वो कंसेप्ट आपका सही बन नहीं पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा डिटेल से आपको समझा दूं। ये जो पहला प्रोसेस हो रहा है ना, ये HTR के ऊपर इसने रखा हुआ है, यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर किसके ऊपर रखा हुआ है इसने, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। अब वो कहता है होता क्या है कि ये प्रोसेस आप परफॉर्म कैसे करवाते हैं ना, फिर मैसेज कर, अच्छा ये जो पिस्टन मैंने आपको बताया था ना, ये मूवेबल पिस्टन होता है। ये मैं जो थोड़ी सी बातें समझाने लगा ये बुक में इस तरह नहीं लिखी, बुक में इसने इसको एम डायरेक्ट करके लिख दिया है ना। मैं इसको एक्चुअल मेथड आपको समझा देता हूँ, जिनको फिजिक्स आती है वो एक्चुअल मेथड पढ़ लीजिएगा, जिनको नहीं आती वो बुक में सीधा सीधा लिखा है, उसी तरह काम चला लीजिएगा। असल में अभी हम जो पढ़ने लगे हैं ना, अभी हम पढ़ने लगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे करवाई जाती है। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखनी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इस गैस की जो बेस कंडक्टिंग थी ना, उस गैस को HTR के ऊपर रखा जाता है। HTR मीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर रखा जाता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर रखा जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हीट होती है, हीट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए होता है। कल बात हुई थी ना कि हीट तब फ्लो कर सकती है जब डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा। तो कहते हैं शुरू में इस गैस का और HTR का टेम्परेचर सेम होता है। शुरू में इस गैस का और HTR का टेम्परेचर सेम है, मतलब गैस अगर 100 सेंटीग्रेड पे है तो HTR का टेम्परेचर भी 100 सेंटीग्रेड है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये रिजर्वायर है। ये क्या है, रिजर्वायर है। रिजर्वायर बहुत बड़ा बॉडी होता है जिसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अच्छा ठीक है,
शुरू में इसका और इसका टेम्परेचर सेम है, क्या रिजर्वायर से हीट गैस की तरफ जाएगी या गैस से हीट रिजर्वायर की तरफ आएगी? कहीं पर भी नहीं जाएगी, क्योंकि हीट को फ्लो करने के लिए तो डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए होता है। तो शुरू में गैस का और HTR का टेम्परेचर सेम है, शुरू में गैस का और HTR का टेम्परेचर सेम है, तो हीट की कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब क्या करोगे, आप लोगों ने इस पिस्टन के ऊपर से, जो पिस्टन पड़ा है ना, इस पिस्टन के ऊपर से आप लोगों ने प्रेशर को लो करना है। यानी जो पिस्टन है ना, इसके ऊपर से आप लोगों ने प्रेशर को लो करना है। यानी पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ा होगा ना, वहां से प्रेशर को आप रिमूव करोगे। जब प्रेशर को आप रिमूव करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले भी कोशिश तो कर रहे हैं पिस्टन को अपवर्ड पुश करें। गैस के मॉलिक्यूल पहले भी इस कोशिश में हैं कि पिस्टन को वो अपवर्ड मूव करवाएं, लेकिन ऊपर प्रेशर ज्यादा था, पिस्टन ऊपर जा नहीं रहा था। जैसे ही आप लोगों ने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाने के लिए पिस्टन के ऊपर प्रेशर को लो किया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया है। उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से यूज की है किस काम में? टू मूव द पिस्टन अपवर्ड, टू मूव द पिस्टन अपवर्ड। ठीक हो गया। मैंने बात की कि जैसे आप लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर लो किया है, गैस मॉलिक्यूल्स यूज देयर इंटरनल एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया। इनकी इंटरनल एनर्जी तो है ना, क्योंकि HTR और गैस का टेम्परेचर सेम है। शुरू में जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है उस वक्त इन दोनों का टेम्परेचर सेम था। तो HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो गैस का टेम्परेचर भी उस वक्त हाई होगा ना। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी फिर भी कम थी, इतनी नहीं थी कि पिस्टन को ऊपर मूव करवा सकते। आप लोगों ने प्रेशर सिलेंडर के ऊपर, पिस्टन के ऊपर लो किया, तो फिर गैस के मॉलिक्यूल ने इंटरनल एनर्जी को यूज किया टू मूव द पिस्टन अपवर्ड। अगर पिस्टन मान लेते हैं अपवर्ड चला गया, अगर मान लेते हैं कि पिस्टन किधर शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया, अगर पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया है तो इसका मतलब है वर्क डन हो गया। अगर पिस्टन अपवर्ड मूव कर गया तो क्या हो गया? वर्क डन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। यानी इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रही है किस में? वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने यहाँ पर गैस जो ली हुई है वो तो आइडियल गैस ली हुई है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की, बहुत ध्यान से सुनते रहना ये बात, ये आप पॉइंट पे आके हमें खिचड़ी मच जानी है। बुक में ऐसा कुछ भी नहीं उसने सही लिखा हुआ, बुक में उसने हमें बोंगी सी मारी हुई है। उस तरह पढ़ लीजिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है वो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा इसको फिर दोबारा। तो हमें ये समझ आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। अब इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, या मैंने यहाँ पर बोल दिया इंटरनल एनर्जी यूज हो रही, बात तो एक ही है। में इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। और आज हमने बात की थी कि हम लोगों ने जो गैस ली वो अच्छी कम हो रही है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है। हमारा जो टॉपिक है वो आइसोथर्मल प्रोसेस का है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं टू मूव द पिस्टन अपवर्ड, तो उनकी इंटरनल एनर्जी तो कहने से टेम्परेचर को कम हो जाना चाहिए था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन में ये बात इंक्लूड है टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। आप लोगों ने टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है जी, क्लास अब दोबारा रीज्वाइन कर लें।
अच्छा, तो अब मसला ये बन रहा है कि जब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? गैस के मालिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहे हैं टू मूव द पिस्टन अपवर्ड। तो एच टी आर के ऊपर रखने का मतलब यह है कि एच टी आर रेजर वायर है ना, रेजर वायर का मतलब इसने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। रेजर वायर का मतलब है ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। समझाने के लिए कह रहा हूँ, सपोज करें 100 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, इसको रेजर वायर बोल रहे हैं ना। तो रेजर वायर की डेफिनेशन क्या है? रेजर वायर हमेशा अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। शुरू में हीट ऊपर क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि गैस का और इसका टेम्परेचर सेम था। अब क्या हुआ है, जैसे ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, गैस के मालिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। किसका? गैस का। अब जब गैस का टेम्परेचर कम हो गया, सपोज करें गैस का टेम्परेचर कम होकर, समझाने के लिए कह रहा हूं, 99 सेंटीग्रेड हो गया, इसके 100 को फर्क पड़ा है? नहीं। क्यों नहीं पड़ा? ये रेजर वायर है। रेजर वायर बहुत बड़ा बॉडी होता है जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो अब मुझे बताओ यहां से क्या क्रिएट हुआ है? डिफरेंस इन टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस हो गया? किसका टेम्परेचर कम हुआ है? गैस का टेम्परेचर कम हो गया है। क्यों कम हुआ है वो लिखा हुआ है। तो क्या होगा, इस एच से कुछ अमाउंट ऑफ हीट इंटर होगी। इस एच से कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? इंटर होगी। किसके अंदर इंटर होगी? इस गैस के अंदर इंटर होगी टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। मतलब गैस के अंदर कितनी हीट ऐड होगी? क्यों हीट पहले क्यों नहीं ऐड हो रही थी? पहले तो यार दोनों का टेम्परेचर सेम था ना। अब जब आप लोगों ने ऊपर से प्रेशर लो किया तो ये मसला शुरू हो गया। मसला क्या है वो तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकता ना। तो क्या हुआ है कि गैस का टेम्परेचर फॉल कर गया। जैसे गैस का टेम्परेचर फॉल करेगा, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? इंटर होगी। जब हीट इंटर होगी तो दोबारा टेम्परेचर रेज करेगा, और दोबारा किस पे आ जाएगा? 100 सेंटीग्रेड पे नहीं आ जाएगा। तो ज्यादा हीट क्यों नहीं ऐड हो रही? क्योंकि हीट को ऐड इंटर होने के लिए डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए होता है ना। उतनी अमाउंट ऑफ हीट ऐड होगी कि दोनों का टेम्परेचर जब क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फिर फर्दर अमाउंट ऑफ हीट ऐड नहीं होगी। तो क्या जब एच से हीट निकलेगी, जब एच से हीट ऊपर जाएगी, तो एच का अपना टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं। इसको रेजर वायर कहते इसलिए है कि ये हीट का एक बड़ा सोर्स होता है। बड़ा सोर्स होने का मतलब ये नहीं कि इसके पास हीट ज्यादा होती है। बड़ा सोर्स होने का मतलब है, रिजर्वायर उस चीज को कहते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन ही रखेगा। ये नहीं आप कहेंगे इसने हीट ऊपर दी है तो अब इसका अपना कम हो जाएगा। इसका अपना टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो गैस का टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कम होने से इसका टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से एच से कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाती है? इंटर हो जाती है टू कीप टेम्परेचर क्या चीज? कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखने के लिए? कांस्टेंट रखने के लिए। अब ये जो मैंने तो आपको यूं ऐसे समझाया ना, समझाने के लिए कि पहले टेम्परेचर कम हुआ है फिर हीट इंटर हो रही है, असल में ये काम इकट्ठे चल रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है कि जैसे जैसे पिस्टन स्लो स्लो ऊपर पुश हो रहा होता है ना, जैसे जैसे पिस्टन स्लो स्लो ऊपर जा रहा होता है, इसके टेम्परेचर में स्लाइट चेंजेस आ रही होती हैं। मतलब आप यूं समझे, स्लाइट चेंजेस का मतलब है शुरू में इसका भी 100 था, इसका भी 100 था। यूं समझे इसका टेम्परेचर हुआ 99.8 सेंटीग्रेड। समझाने के लिए एग्जैक्ट बात है, 99.8 सेंटीग्रेड हुआ, थोड़ी सी हीट ऐड होगी, दोबारा 100। फिर उन्होंने पिस्टन को थोड़ा ऊपर मूव करवाया, फिर 99.8 सेंटीग्रेड या 99.9 सेंटीग्रेड, फिर कुछ ऐड हुआ, फिर टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पिस्टन ग्रेजुअली ऊपर मूव करता जाता है, जैसे जैसे पिस्टन ग्रेजुअली ऊपर मूव करता जाता है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट ग्रेजुअली ऐड होती जाती है टू कीप टेम्परेचर क्या चीज? कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखने के लिए? कांस्टेंट रखने के लिए। यही इसका सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन, हमने क्या पढ़ी बना? इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, how temperature remains constant in isothermal expansion। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये सारी बातें आप लोगों ने लिखनी है। आप लोगों ने पेपर में लिखना है बात कि ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होने लगेगा? फॉल होने लगेगा। बट टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट सम हीट फ्रॉम एचटीआर इंटर हो जाएगी गैस में। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, बट सम, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये लिख सकते टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम सम अमाउंट ऑफ हीट इंटर
फ्रॉम HTR इनटू द गैस टू कीप इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, दोबारा उसके टेम्परेचर को अपने बराबर कर देगी। कब तक हीट ऐड होती रहेगी? जब तक HTR का और गैस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था उस वक्त हम लोगों ने दोनों के टेम्परेचर को सेम रखा था। इन दिस वे, इस प्रोसेस में जो गैस है वो सिस्टम में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। सॉरी, हीट सिस्टम में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट हम सिस्टम में क्या करते हैं? ऐड करते नहीं करते? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पहली बात जो रिजल्ट याद रखने, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट हम सिस्टम में ऐड करते हैं, प्रेशर को हम क्या करते हैं? लो कर रहे होते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट ऐड होगी। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हीट अगर ऐड हो रही है तो टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो गया? यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं ना कि हीट ऐड अगर नहीं होगी तो टेम्परेचर फॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हीट ऐड ही हो रही है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ज्यादा हीट क्यों नहीं ऐड हो जाती? अगर ऐड हो ही रही है तो टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं जाता? क्योंकि हीट कितनी ऐड होगी कि दोनों का टेम्परेचर 100 एग्जाम्पल एंड 100 क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो अब और हीट क्यों नहीं ऐड हो रही? क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए कल बताया था क्या चाहिए होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से कोई और अमाउंट ऑफ हीट इसमें ऐड अप नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे करवाते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे करवाते हैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाने के लिए आप लोगों ने इसी गैस को, ये जो आप लोगों की गैस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाने के लिए इसी गैस को आप लोगों ने अब किसके ऊपर रखना है? अब HTR के ऊपर नहीं रखना, अब आप लोगों ने इसको LTR के ऊपर रखना है। LTR मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर रखना है। आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाने के लिए अब आप लोगों ने इसको ऊपर से नीचे पुश करना है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, पिस्टन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, या दूसरे लफ्जों में पिस्टन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये होता है हम इस पर वर्क डन करते हैं। अब हम इस पर क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं। हम इस पर वर्क डन करेंगे, वर्क डन ऑन दी सिस्टम करेंगे। समझ आए की बात? वर्क डन क्या कर रहे हैं? ऑन दी सिस्टम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि शुरू में क्या होगा? गैस का और LTR का टेम्परेचर सेम है, गैस का और LTR का टेम्परेचर क्या सेम है? LTR मीन लो टेम्परेचर रिजर्वायर। सपोज करें, कह रहा हूं ना, ये तो एग्जांपल है, इसका भी 50 सेंटीग्रेड है, 60 रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? आप ऊपर से पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हो तो आप इस पर वर्क डन कर रहे हो ना। इस केस में आपका किया हुआ वर्क डन जो है ना, आपका किया हुआ वर्क डन इस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। इस केस में आप जो वर्क डन कर रहे हैं ना, वो वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। आपका किया हुआ वर्क डन उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। अगर आपका किया हुआ वर्क डन उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, मैं दोबारा मेरा पुत्र बात रिपीट कर रहा हूं, आप में से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये अपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आप फिजिक्स आपको आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने वो घिसी पिटी साइंस पढ़ते रहे ना कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कार्ड मोमेंटम, वो कोई फिजिक्स नहीं है, वो 9th लेवल की बात है। FSC के लिए यही 2 चैप्टर अच्छे हैं, 2-3 आखिरी जो चैप्टर है ना, इनमें थोड़ी बेहतर फिजिक्स लिखी हुई है। इसको सही फिजिक्स के लेवल पे भी जाके समझे। फिजिक्स के लेवल का मतलब ये होता है कि ये ना हो कि इसको याद कैसे करना है, इसमें कितना लिखना है क्या नहीं लिखना, वो फजूल बातें होती है सारी। ये उस तरह के चैप्टर नहीं कि इसमें क्या छोड़ना है क्या रखना है, इसकी तो एक लाइन पे काम करने की जरूरत होती है। तो ये उस तरह के चैप्टर नहीं है क्या छोड़ दें क्या रख दें इसमें। तो वर्क डन कन्वर्ट हो रहा होता है इसमें इंटरनल एनर्जी में। और ये हमने गैस कौन सी ली हुई है? आइडियल गैस ली हुई है। आइडियल गैस में तो UO/TE का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इस केस में इंटरनल एनर्जी गैस की जब बढ़ेगी तो उससे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो कहते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम कैसे करवाते हैं? हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम क्या करते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब पिस्टन को नीचे प्रेस करते हैं। पिस्टन को नीचे जब हम खुद प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा वर्क डन हम ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो योर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी।
तो जिससे U बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट हम लोगों ने तो आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना आपकी मजबूरी है। टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ, शुरू में इसका भी 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, इसका भी 50 था, किसका टेम्परेचर बढ़ा प्रेस करने से? इंटरनल एनर्जी किसकी बढ़ी है? गैस की, तो टेम्परेचर भी गैस का बढ़ेगा ना। तो इस केस में टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, इस गैस से में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन दोनों के जो पीछे स्टोरी है वो डिफरेंट है। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर गैस का फॉल करने लगता है, क्यों फॉल करने लगता है वो आपको पता होगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट मस्ट ऐड फ्रॉम HDR, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ऐड होती है, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में तो बेस तो कंडक्टिंग है ना, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, बट टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट हीट सिस्टम से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर ये सारी स्टोरी आपको समझ आ गई है तो इस अगर आपको ये भी अब एमसीक्यू आएगा ना, हाउ टेम्परेचर मींस कांस्टेंट इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, आप यही सारी बातें लिखेंगे तो आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो अब आपका कोई भी अगर वो आपसे एमसीक्यू पूछेगा तब आपको इश्यू नहीं बनेगा, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आपने इसमें बात क्या की है। ठीक होगा जी, कहानी समझ आ गई आपको। अब हम इसी लॉ पे, अभी चल रहा है ये वाला टॉपिक, इसके ऊपर अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। किसके ऊपर? फर्स्ट, मैं पूरा नहीं लिखता, आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे अप्लाई कर रहे हैं? आइसो थर्मल प्रोसेस पे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। क्या इसमें पिस्टन मूवेबल है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टन मूवेबल हो उसमें वर्क डन हो रहा होता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टन मूवेबल हो उसमें वर्क डन हो रहा होता है। यस, इस प्रोसेस में वर्क डन तो होगा, पिस्टन मूव कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यूओटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट चल रही है, या इंटरनल एनर्जी को छोड़ें, आप टेम्परेचर से बात डिफाइन कर रहे हैं ना। इस प्रोसेस में आप देखें ओवरऑल गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट रखे ना हम लोगों ने, वो चेंज होने लगता था लेकिन हीट इंटर होती थी एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में हीट रिमूव होती थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। और हमें पता है यूओटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है ना, और टी और यू का डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि आइडियल गैस हम ले रहे हैं, तो यू भी फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जो चीज कांस्टेंट होती है उसमें चेंज तो जीरो होती है, जो चीज भी कांस्टेंट होती है उसमें चेंज जीरो होगी। अगर इस प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी ना, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगी। इसको अगर ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दें, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पर जीरो आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्क डन की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आती। आइसोथर्मल प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
अब जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट होती है, ऑल द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितनी भी आप अमाउंट ऑफ हीट दे रहे होते हैं वो वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है। हीट वर्क में किस में कन्वर्ट होती है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट ऐड हो रही होती है ना, हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन दूसरे लम्हे हम ये भी कह सकते हैं वर्क सारा एक सारा किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये किस में हो रहा होता है? अगर आपको याद आ जाए तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन में हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है, वर्क हीट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। हीट वर्क में कब कन्वर्ट हो रही थी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट ऐड होती है ना, हीट ऐड होती है और आगे वर्क हो रहा होता है, सिस्टम पिस्टन ऊपर जा रहा होता है। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है? आप ऊपर से नीचे प्रेस कर रहे थे ना, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है और हीट एलटीआर की तरफ जाती है। तो अब यूं समझने के वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है। और इस प्रोसेस में ये चंद बेसिक से एमसीक्यू आप लोगों ने माइंड में रखने। बाकी बड़ी आसान सी बात है, इस प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस प्रोसेस में जो बॉयल्स लॉ है वो वैलिड रहेगा ना। तो केमिस्ट्री में हम जो बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं वो कब अप्लाई होता है? जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ की जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, वैसे तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी बॉयल्स लॉ लिखते हैं, लेकिन बॉयल्स लॉ की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। ये वाला एक्सेस प्रेशर का, ये वाला एक्सेस वॉल्यूम का। ये आप ग्राफ केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो अक्सर केमिस्ट्री में बनाते हैं ना, तो यूं ग्राफ की शेप बनती है ना, ये ग्राफ की शेप होती है। इस जगह पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर को मैं T1 लिख से या T लिख से, बुक में T लिखा है मैं T लिख रहा हूँ। जब ये वाला सिचुएशन आ जाए, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, वैसे किसका ग्राफ है? एक्सपेंशन का। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, वैसे ये ग्राफ एक्सपेंशन का है, क्योंकि एरो मैंने इधर नीचे की तरफ लगाया। अगर ऊपर लगा दूं एरो तो कंप्रेशन का ग्राफ हो जाएगा। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये किसका ग्राफ है? आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ की जो लाइन होती है ना, या आइसोथर्मल प्रोसेस का ये जो ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है उसको आइसोथर्म कहते हैं, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। वैसे इस आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ की जो लाइन बनती है ना, इस लाइन को हम किसका नाम देते हैं? आइसोथर्म का नाम दे देते हैं। बस ये स्टोरी है इसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं जिसका जो आखिरी प्रोसेस है, विच इज नेम्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आखिरी जो 4th नंबर पे आ जाता है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपको आइसोथर्मल समझ आ गया तो एडियाबैटिक आपको जल्दी समझ आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें, मुझे आप एक सिर्फ इतनी बात बता दें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को मेंटेन किसने रखवाया है? हीट ने। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल होने लगा था, हीट ने इंटर होकर टेम्परेचर को फॉल होने से बचा लिया। आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज करने लगा था, हीट ने सिस्टम से रिमूव होकर टेम्परेचर को फॉल होने से बचा लिया। तो मैं कह सकता हूँ करने में जो रोल है वो हीट का है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में जो रोल है वो हीट का रोल है। हीट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है, वो टेम्परेचर को चेंज होने नहीं दे रही। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? नो अमाउंट ऑफ हीट इंटर और लीव द सिस्टम, इंटर और लीव द सिस्टम। ना हीट सिस्टम में इंटर हो सकती है, ना हीट सिस्टम से लीव कर सकती है। यानी इस प्रोसेस में हीट का चक्कर 0 हो गया। कि इसके लिए आप लोगों ने जो सिलेंडर लेना है, वॉल्स प्लस उसकी बेस, ये दोनों जो होंगी वो इंसुलेटिंग होंगी। ये दोनों उसकी इंसुलेटिंग होंगी, मतलब हम ऐसा उसको बनाएंगे उसकी बेस या वॉल से ना हीट इंटर हो सकेगी ना हीट लीव कर सकेगी, क्योंकि Q 0 होता है। बल्कि आप जरा 357 पेज में ना
357 पेज पे एडियाबैटिक प्रोसेस को जरा देखिए, मैं उसकी डेफिनेशन बुक से पढ़ता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस में लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है ये ड्यूरिंग विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, कि वो प्रोसेस जिसमें ना हीट इंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है। आइसोथर्मल में पता है हीट इंटर या लीव कर रही थी, इसमें नहीं होगा, इसमें नो अमाउंट ऑफ हीट इंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू 0 होता है क्योंकि हीट इंटर या लीव नहीं करती। ए ट्रूली एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइडियल वन विच कैन नॉट बी रियलाइज, कहता रियल में आपको ऐसा सिलेंडर नहीं बना सकते जिसमें ना हीट इंटर हो सके ना हीट लीव कर सके, ये आइडियली बात होगी। लेकिन कहता है होएवर फ्लो ऑफ हीट में बी प्रिवेंटेड आइदर बाय सराउंडिंग, लेकिन हीट के फ्लो को, यानी हीट का फ्लो इंटर होना हीट का या हीट के सिस्टम से लीव करने को हम रोक काफी हद तक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटेड आइदर बाय सराउंडिंग द सिस्टम विद अ थिक लेयर ऑफ हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, कहता है कि अगर हम सिलेंडर के साइडों पे कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब जो हीट का इंसुलेटर हो ना, हीट को जो पास करने सच एज हीट के इंसुलेटर हैं, ये हीट को पास करने नहीं देते। कार्बन में भी हीट बहुत कम पास कर सकती है, में भी by performing the process very quickly, या वो कहता है क्विक एडियाबैटिक प्रोसेस करने के लिए जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसकी वाल्व और बेस को इंसुलेटिंग रखें, और फिर उसने बताया कि इसको इंसुलेटिंग करने के लिए आप जो मटेरियल यूज करेंगे कॉर्क या एस्बेस्टॉस वगैरह यूज करें, लेकिन ये काफी हीट का काफी हद तक लास्ट ही रहती है या इंटर हो रही होती है, लीक कर रही होती है। कहते फिर उसका वो तरीका भी है कि आप इस प्रोसेस को बहुत फास्ट परफॉर्म करवाएं ना, रैपिड परफॉर्म करवाएं। रैपिड परफॉर्म करवाने से क्या होगा, इसको आप जरा देखें ना, जो आखिरी लाइन लिखी 357 पेज पे, मैं ये पढ़ाने लगा हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस को रैपिड परफॉर्म करवाने का क्या फायदा है। देखिए लिखा हुआ है पेज 357 पे आखिरी लाइन में, द फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट टाइम, फाइनाइट का मतलब होता है कुछ टाइम चाहिए होता है, थोड़ा बहुत टाइम। फ्लो ऑफ हीट को रिक्वायर सम टाइम, हीट को फ्लो करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। सो एनी प्रोसेस परफॉर्म क्विकली, अगर कोई प्रोसेस आप क्विक परफॉर्म करवाएंगे तो क्या होगा, तो परफॉर्म क्विकली इनफ विल बी प्रैक्टिकली एडियाबैटिक, तो वो कहता है वो प्रैक्टिकली एडियाबैटिक हो जाएगा। ये बात आपको कैसे समझ आएगी, देखिए अब तो सर्दियां हैं, सारों ने मतलब आप आउटिंग शूटिंग काफी की होगी, छुट्टियां जो थी आप लोगों ने अक्सर आग जला के देखा होगा, आग जल रही होती है जब बैठे होते हैं सारे, अगर आप उस आग में से अपना हाथ तेजी से गुजारें, आग जल रही है आप उसमें अपना हाथ तेजी से गुजारते हैं तो क्या आपका हाथ जल जाता है? आपका हाथ भी नहीं जलता, इवन आपको हीट भी फील नहीं होती, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर कोई प्रोसेस आप इतना क्विक परफॉर्म करवा लें कि जो हीट को ट्रांसफर होने के लिए टाइम चाहिए होता है उससे पहले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, हीट को ट्रांसफर होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उससे पहले वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उस प्रोसेस में प्रैक्टिकली हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। जिस तरह अगर आप अपना हाथ गुजारते हैं उस आग में से, आपका हाथ कितना तेजी से गुजर, अगर ये आप रख के बैठ जाए तो उसका कबाब बन जाएगा, मुलायदा बात है। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप उसमें से तेजी से गुजारें, अब सारा एक्सपीरियंस क्या होगा, तो आपका हाथ नहीं जलता, क्योंकि आपको हीट को जो ट्रांसफर होने के लिए फाइनाइट टाइम चाहिए होता है, आपने वो प्रोसेस अपना हाथ गुजारने वाला उससे पहले कंप्लीट कर लिया। ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो वो प्रोसेस भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इसलिए अगर आपको याद हो चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। साउंड की ट्रेवलिंग क्यों एडियाबैटिक है, क्योंकि साउंड की ट्रेवलिंग एक फास्ट प्रोसेस है ना, साउंड स्लो तो नहीं है ना, साउंड की स्पीड है 332 कर लो, 332 मीटर पर सेकंड है 0 सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब है कि साउंड जो है वो 332 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, 332 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाती है 1 सेकंड में। तो तकरीबन अगर रफली बोला जाए तो 3 सेकंड में साउंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाती है। तो साउंड स्लो तो नहीं चल रही, साउंड तो फास्ट है। जो जितने भी फास्ट प्रोसेस होते हैं
जितने भी फास्ट प्रोसेस होते हैं वो सारे एडियाबैटिक होते हैं। ये वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तब हम जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात किया करेंगे ना, तो हम कहते हैं इन प्रोसेस को हम परफॉर्म करवाते हैं, क्विकली परफॉर्म करवाते हैं, क्विकली। ये प्रोसेस बहुत क्विक परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि हीट ट्रांसफर ही ना हो सके या हीट लीव ही ना कर सके। तो फिर आपके पास वो जो प्रोसेस होगा वो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। खतरा भी नहीं होने देना। जैसे हम इसके प्रेशर को लो करेंगे तो क्या होगा, हीट इंटर हो रही है, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, कुछ हो ही नहीं रहा, हीट शीट का तो चक्कर ही कोई नहीं है। लेकिन गैस के मालिक्यूल की इंटरनल एनर्जी तो होगी ना, वो किधर से आ गई? और यार हम लोगों ने कौन सा इसको बर्फ में डाल कर रखा हुआ है। जब गैस को इनक्लोज किया होगा तो गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी तो कुछ होगी ना। जब एक्सपेरिमेंट शुरू होगा उस वक्त उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी तो कोई ना कोई तो होगी ना। आप लोगों ने प्रेशर को लो किया, गैस टूल्स ने अपनी इंटरनल करके ये वाली बात सेम है, बस वर्डिंग का फर्क है। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रोसेस में जब गैस के मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके पिस्टन को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप यूं लिखा गया, इन अदर वर्ड्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्या हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी तो टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है ना। तो अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर हीट इंटर या लीव कर सकती है? इस प्रोसेस में ना हीट इंटर कर सकती है ना लीव कर सकती है। तो गैस के मॉलिक्यूल की जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी फॉल करता जाएगा। यही वजह है कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल फॉल। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर फॉल कर जाता है। यही आपका बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई टेम्परेचर फॉल इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्यों फॉल कर जाता है? तो आप लोगों ने कहना है यहाँ पर टेम्परेचर फॉल कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ हीट इंटर या लीव वाला कोई चक्कर नहीं है। ये ना कहना कि सर हीट लीव की है तो टेम्परेचर ने फॉल किया, कतई ऐसा नहीं हुआ। ना हीट इंटर हुई है ना हीट लीव की है, तो फिर टेम्परेचर क्यों फॉल कर रहा है? वही तो समझा रहा हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाया।
तो पहले क्यों नहीं करवा रहे थे? पहले इसलिए नहीं करवा रहे थे, पहले प्रेशर हाई होगा ना, पिस्टन रुका हुआ था। आपने जब उसके ऊपर प्रेशर लो किया पिस्टन के ऊपर, तो फिर उन्होंने पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाना शुरू किए, इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर फॉल कर रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्यों नहीं फॉल कर रहा था? क्योंकि उसमें जब ये वाली स्टेज आई थी तो नीचे से हीट इंटर हो गई थी ना, इसकी तो बेस वॉल सब कुछ कंडक्टिंग है, सॉरी इंसुलेटिंग है, तो इसमें तो हीट इंटर या लीव नहीं करेगी ना। दैट्स व्हाई टेम्परेचर फॉल इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल हो जाएगा क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कम हो गई। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन देख लें। ये आपकी बुक में बातें थोड़ा इस सेंस में इस तरह करके नहीं लिखी, लेकिन बुक की वर्डिंग समझने के लिए अगर आप जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह माइंड में रखेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होगी, और अगर इन केस कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप इजीली अटेम्प्ट भी कर लेंगे। एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये बेशुमार एमसीक्यू इसके बनते हैं। अगर आपको ये ध्यान से बातें समझ आ रही हैं तो ये सारे एमसीक्यू हैं, इसलिए मैं इसमें ये कह नहीं रहा कि ये लाइन एमसीक्यू बन सकती, क्योंकि ये सारी बातें ही एमसीक्यू हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन, दोबारा वही पुरानी स्टोरी, सब कुछ इंसुलेटिंग। इसमें क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर से हम प्रेस कर रहे हैं, हम इस पर वर्क डन कर रहे हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आप लोगों ने प्रेशर इंक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब होगा वर्क डन करेंगे, वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब यह है वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। वही सारी बातें हैं, बस एंड पे आके हीट वाला जुमला खत्म हो जाना, बाकी सारी लाइनें वही लिख लेना। जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो वो वर्क डन क्या करेगा, योर वर्क डन विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या सिस्टम। आप जो वर्क डन कर रहे हैं ना, इस केस में एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम सिलेंडर को जब डाउनवर्ड पुश करेंगे ना, तो सिलेंडर प्रैक्टिकली नीचे मूव करके आएगा भी, जो सिलेंडर नीचे आ जाएगा। सिलेंडर जब सिलेंडर का सिर्फ पिस्टन नीचे आएगा, जब सिलेंडर का पिस्टन नीचे आएगा तो आपको जो वर्क डन कर रहे होंगे ना, योर वर्क डन is convert, your work done is used to increase the internal energy of the gas। तो आपका किया हुआ वर्क डन उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा। अगर आपका किया हुआ वर्क डन उस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, उस गैस की क्या इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो हमें पता है यू और टी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यू इंक्रीज हो रहा है तो उससे टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हो जाएगा। क्या इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट इंटर या लीव हो रही है? नहीं। यही वजह है कि इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल राइज। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज कर जाता है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई टेम्परेचर इंक्रीज इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो जाता है? अब क्लास दोबारा रीज्वाइन कर लें। अपने माइक तो बंद कर लिया करो। तुम लोग के एक तो सारे घरों में जिसका भी माइक ओपन होता है माशाल्लाह हर घर में लगता है कि 20-20 बच्चे हैं। जिस घर का माइक ओपन देखो चीखों की आवाजें आ रही थी। अच्छी बात है, मुसलमान ज्यादा पैदा हों, मुसलमान ज्यादा पैदा हो लेकिन नालायक मुसलमान कम पैदा हो, वो परेशानी है सिर्फ दुनिया में। लाइक नालायक का तल्लक सिर्फ हमारी सोच के साथ। द मोमेंट जब हम अपनी सोच बदल लेंगे उस दिन हम लायक हो जाएंगे। जिस दिन हमने अपनी सोच ना बदली उस दिन हम नालायक हैं। सोच बदलने का क्या मतलब है? चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें कि भाई ये जो बात हम पढ़ रहे हैं ये क्या जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके साथ नॉलेज मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बस ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, महीने बाद आप भी लायक आदमी होंगे या लायक खातून होंगी। अच्छा एक मिनट, ये खालिद साहब के बच्चे की कॉल आ गई। हेलो हेलो,
आ रही है वो, बोलो तो आएगी ना। मैं तो क्लास पढ़ा रहा हूँ, आ जा इधर। घर का पता है तुझे? मैं तुझे लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, ये खालिद साहब का आइटम था। एक मिनट में इसका लोकेशन भेजना। इसका तो नाम ही नहीं आ रहा मेरे पास लिखा हुआ है, इसका नाम क्या मैंने लिखा हुआ है। एक मिनट ये अब ये आ जाएगा तो मैं, हमारे तो भी क्लास के मिनट भी 15-20 मिनट रहते हैं। मेरा ख्याल इसको गलत लोकेशन भेज देता हूँ। क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप काइंडली नोट्स सेंड कर दें चैप्टर्स के। सेंड किए नहीं हुए नोट्स? सर चैप्टर 5 के आए हैं सिर्फ अभी। किसकी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन की? हाँ वो करता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ समय। वो मैं कर देता हूँ आज ना, आज क्लास के बाद इंशाल्लाह करता हूँ सेंड। तो मुझे याद ही नहीं रहे, बल्कि हम तो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो भी याद नहीं। अच्छा यार, ये अब खाला साहब का बेटा है, आजकल हमारा कैंपस मैनेजर भी है G13 कैंपस में, मेरा स्टूडेंट भी है। ये अब इधर वो क्या कहते हैं, रहमत बन के अल्लाह की इधर आ रहा है मेरे घर। तो रहमत ही वैसे ही है। चले खैर, तो हमें क्लास जब ये आएगा तो बेल देगा तो क्लास खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले 5 मिनट खड़ा भी रहा, हम टॉपिक अपना वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल एनर्जी का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। वाई टेम्परेचर राइज आपको समझ आ गया। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। अब इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू तो 0 होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो गया। अब इसके बाद इस प्रोसेस को दो तरह से लिखा जा सकता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अलहदा से बनेगी, और एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अलहदा से बनेगी। लेकिन ये कंसेप्ट आपको तब समझ आएगा अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से वो साइन कन्वेंशन वाला पैराग्राफ मेरा सुना हो, जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। अब मुझे ये बताएं कि एक्सपेंशन जब हो रही होती है, एक्सपेंशन जब भी होती है, एक्सपेंशन में वर्क डन का साइन तो पॉजिटिव नहीं होता। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कंप्रेशन होती है तो उसमें वर्क डन का साइन नेगेटिव होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंशन में वर्क डन का साइन पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क डन का साइन नेगेटिव। अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा, तो अब आप लोगों ने इस चीज को इधर मूव करवाना है ना, फिर इसको नहीं मूव करवाना इधर, किसी को भी करवा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन में इसको इधर मूव करवाना पड़ेगा कि वर्क डन को पॉजिटिव रखना है। तो वर्क डन इसी साइड पर आइए, प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस डेल्टा यू हो गया। तो ये बात होगी हमारे पास कि यहां से जो वर्क डन बन रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बनेगा। ये बात समझ आ गई? अब ये बात ठीक है कि ये वर्क डन की हद तक तो बात ठीक है कि एक्सपेंशन हो रही है, वर्क डन का साइन पॉजिटिव है। क्यों वर्क डन का साइन पॉजिटिव है? एक्सपेंशन में पढ़ाया था वर्क डन का साइन पॉजिटिव होता है। इंटरनल एनर्जी का साइन नेगेटिव कब होता है? अगर आपको याद हो तो इंटरनल एनर्जी का साइन नेगेटिव उस वक्त होता है जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही हो। अगर आपको कल वाली साइन कन्वेंशन याद है, नहीं याद तो ये लाइन तब याद कीजिएगा जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये लाइन समझ लेना, फिर आपको बात समझ आएगी। लेकिन हमने वर्क के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म तो लिख दी, लेकिन कि इधर गलती तो नहीं हम कर रहे, गैर इसके साथ तो माइनस आएगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी देखें डिक्रीज नहीं हो रही। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो उसका साइन नेगेटिव होता है। ये देख लें, यहाँ पर इसके साथ साइन नेगेटिव इसीलिए आया है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये एडियाबैटिक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखा हुआ है फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखा हुआ है फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये फिल्म बढ़ा भी गया, एक मिनट से मैं इसको 2 मिनट से मैंने तेज है ये तो। अच्छा,
एडियाबैटिक कंप्रेशन की अगर हम बात करें ना, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन में हो रहा होता है कि वर्क डन का साइन तो नेगेटिव लेकर आना है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर आप लोगों ने वर्क डन का साइन नेगेटिव लाना है तो वर्क डन को इधर मूव करवाओगे, वर्क डन उधर चला जाएगा, तो डेल्टा यू इधर ही रहा, वर्क डन उधर जाकर माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया। अब देख लें माइनस साइन से तो ठीक है, नजर आ रहा है कि माइनस साइन क्यों लगाया कि कंप्रेशन हो रही है, लेकिन डेल्टा यू प्लस का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू के साथ नहीं लगा हुआ तो साइन पॉजिटिव होता है ना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो असल में ऐसा ही हो रहा होता है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में आप देखें, एडियाबैटिक कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। इन एडियाबैटिक कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। ये बात समझ आ गई? इस प्रोसेस में क्या चीज चेंज हो रही है? यहाँ प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और इस प्रोसेस में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई ना? मतलब ये जब प्रोसेस शुरू हुआ होगा ना, उस वक्त प्रेशर P1 है, अगर वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर T1 था। तो जब ये प्रोसेस खत्म हुआ होगा, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर क्या होगा? T2 होगा। अब कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो तो डिपेंड करेगा, आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ये आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंप्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं, वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन चेंज जरूर हो रहे होंगे। इसका ग्राफ भी बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही बनता है। ये प्रेशर का एक्सेस है, ये वॉल्यूम का एक्सेस है, इसका ग्राफ भी बिल्कुल उसी शेप जैसा ही बनेगा। लेकिन इसमें आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि इसमें सब चीजें चेंज करनी है। P1, V1, T1, इधर क्या हो जाएगा? P2, V2 और T2। खिचड़ी मच गई है वैसे, है ना? समझ तो आएगी आपको? P2, V2 और T2 हो जाएगा। और इसका ये जो ग्राफ बना मैंने, इसको बोलते हैं एडियाबैट, इसके ग्राफ को बोलते हैं एडियाबैट। अगर ये वाला ग्राफ और आइसोथर्मल का ग्राफ दोनों एक जैसे ग्राफ हैं, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों प्रोसेस में एक तो फर्क ये है ना कि दोनों में टेम्परेचर एक में सेम है, इसमें टेम्परेचर सेम नहीं है। बाकी इस पे मैं डिस्कशन कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की क्लास लूं, लेकिन अगर आप लोगों की क्लास कल होनी हुई तो मैं आज रात को आपको टेक्स्ट कर दूंगा उसका टाइमिंग देखकर कि कल आपकी क्लास होनी है। मेरा दिल ये है कि कल इस चैप्टर का ना एक मेजर टॉपिक और आप लोगों का रहता है। एक ये मेन टॉपिक था जो आप लोग टॉपिक रहता है ना, तो मेरा दिल है वो कल आपको करवा दूं, ताकि आप डिफरेंट सेशंस के अगर हैं तो एटलीस्ट आपको ये चैप्टर 10 जो है वो आपका कवर हो चुका हो, ताकि आपको उसमें मसला अनवर ना बने ना। और वैसे हमारा जो RNT शुरू हो रहा है अकेडमी में, उसमें पहला चैप्टर नंबर 10 ही है। खैर पहला टेस्ट तो काफी दिनों बाद होना है, तो 10-12 दिन है अभी, लेकिन फिर भी अगर आप इधर खत्म कर लेंगे तो एडवांटेज ही होगा, 10-12 दिन रिलैक्स ही रहेंगे। ये क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो हमारा मंडे को कॉलेज में टेस्ट है, तो कौन सा चैप्टर आएगा? कौन सी आप कॉलेज की हैं? कॉलेज में टेस्ट खत्म है, कॉलेज में अब आपका RNT शुरू है।